नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हम कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी न्यायिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शिनाख्त परेड से संबंधित है। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शिनाख्त परेड से संबंधित है। शिनाख्त परेड को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप बेझिझक हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके एक फोन के जरिए हम आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हर दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हम बात शिनाख्त परेड से संबंधित कानूनी प्रक्रिया की कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कानूनी दिक्कत आपके आड़े आ रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप फोन कीजिए और बेझिझक अपना सवाल कीजिए और क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के विषय से संबंधित कोई परेशानी है या फिर किसी अन्य तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके सामने हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। या तो लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं। और जो फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प, क्या बेहतर कानूनी सहायता आपके लिए हो सकती है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज हम शिनाख्त परेड से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में मौजूद है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दरअसल एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोजाना आपके बीच मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। आज का विषय शिनाख्त परेड से संबंधित है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके जहन में या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी प्रक्रिया आपके लिए हो सकती है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और जो 2 नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है, अपना सवाल करना है और उसके बाद क्या बेहतर कानूनी सलाह आपके लिए हो सकती है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा शिनाख्त परेड से संबंधित कानूनी प्रक्रिया की करने जा रहे हैं। इससे जुड़ा भी कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।
और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि लखनऊ से मंजूषा कपिल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शर्मा जी, सबसे पहले शिनाख्त परेड की जरूरत आखिर कब पड़ती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कब कब ये शनाख्त परेड या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसी अभियुक्त की कब कब करा सकते हैं आप। देखिए, सीआरपीसी में कुछ ऐसा प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, और खाली गिरफ्तारी नहीं, और जब लगता है जांच अधिकारी को कि इसका आइडेंटिफिकेशन कराया जाना चाहिए क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान डिस्प्यूट में है, तब, और वो भी कब, वो भी माननीय न्यायालय के सामने एप्लीकेशन लगाएंगे और अपने कारण लिखेंगे कि इन कारणों से इसकी शनाख्त या आइडेंटिफिकेशन कराना बहुत ही आवश्यक है ट्रायल के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो शनाख्त परेड है या आइडेंटिफिकेशन परेड है अभियुक्त की, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जांच का हिस्सा होता है। और जब पुलिस की जांच में ये आइडेंटिफिकेशन को शामिल किया जाता है तो वो चार्जशीट का ही हिस्सा होती है, और आगे जब कार्रवाइयां होती हैं तब वो जुडिशियल रिकॉर्ड के आधार पर और मेरिट के आधार पर माननीय न्यायालय तय करता है। जी, मैं मंजूषा कपिल जी आपके पास आऊंगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शिनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार कर देता है तो क्या उसे आरोपी माना जा सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर शिनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आरोपी है। शिनाख्त परेड में शामिल करने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि किसी ने कहा कि ये घटना हुई थी मेरे सामने, या मेरे सामने ऐसा मर्डर हुआ था या चोरी हुई थी जिसमें मैंने इस हुलिया के आदमी को भागते हुए या जाते हुए देखा या ऐसा क्राइम करते हुए देखा है। उस बिना पे अगर पुलिस को कहीं किसी के बयान से या कहीं किसी क्लू से या आप सोचिए कॉल डिटेल से किसी का कहीं कोई क्लू मिलता है और कोई आदमी अरेस्ट किया जाता है ये कहते हुए कि ये इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और इसकी पहचान अब कराई जाएगी। कोई एफआईआर दर्ज हुई जिसमें अज्ञात है, अज्ञात में ये पता चला धीमे धीमे कि भाई एक हुआ घटना कि इसका मर्डर हुआ, कुछ लोग आए, उन्होंने हत्या की और वो चले गए, लेकिन उनका नाम पता कुछ नहीं पता है। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आसपास के लोगों से बयान लेने शुरू किए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख करके उन्होंने हुलिया अडॉप्ट करके लोगों के स्टेटमेंट से फिर क्लूज निकालते निकालते किसी को अरेस्ट किया। उसके बारे में ये कहा गया कि ये इसमें इन्वॉल्व हुआ हो सकता है। अब जिन लोगों ने ये कहा है कि मैंने इस तरह के आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा, उन आदमियों के सामने उन जो गवाह हैं, विटनेस हैं, जो घटना के विटनेस मीन्स जिन्होंने घटना होते हुए देखी है, उनके सामने ऐसे सस्पेक्ट की जिसपे शक किया गया है या जिसपे ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, लगाया जा रहा है कि ये आदमी घटना है, उसकी शिनाख्त परेड होती है। शिनाख्त परेड का मतलब ये पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने एक प्रोसेस होती है किसी रूम में या कहीं पे ले जा करके उस हुलिया के जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने वो प्लस कई सारे उसी हुलिया के लोगों को वहां से अगर कोई बताता है कि उसके ऐसा कोई कटा हुआ निशान था या उसके कोई गाल पे मसा था या उसके कुछ नाक या कहीं कुछ के कह सकते हैं, हो सकता है एक आंख ऐसी हो या एक कान ऐसा हो, कोई एक बताया जाता है पहचान की, उसके ऐसी पहचान थी। उस पहचान से जुड़े हुए कई लोगों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उनके चेहरे को, अगर चेहरे पे आइडेंटिफिकेशन कुछ बताया गया है, उनके चेहरों को डॉट लगा के या किसी भी तरह से चिप्पी लगा करके थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जाती, चेंज नहीं किया जाता है, कोशिश की जाती कि जिसने घटना देखी है, जिसने हुलिया बताया है, वो कंफर्म बता पाए कि हाँ यही आदमी था। क्योंकि लॉ का एक बिल्कुल सीधा साधा जो रूल है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है 100 बेगुनाह छूट जाएं, लेकिन वो 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही किसी व्यक्ति को गुनहगार सिर्फ इस आधार पर ना मान लिया जाए जिसकी पहचान शिनाख्त परेड में हो जाती है, इसको लेकर भी हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विजेंद्र जी पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए विजेंद्र जी। हमारी परेशानी है कि हमारे पास 3 लाख रुपए का माल था जिसकी एफआईआर दर्ज करवाई। हेलो जी विजेंद्र जी, उसमें पुलिस एक भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे थे। भाजपा नेता है वो गोवा नेता, उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई नहीं कर पा रही।
जी के शर्मा जी, इनकी आवाज़ थोड़ी ठीक ढंग से नहीं आ पा रही, लेकिन इनका शायद जो सवाल था जो थोड़ा बहुत समझ में आया उसके मुताबिक इनका ये कहना है कि एक बीजेपी नेता के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है दबाव के चलते, रसूख के चलते, राजनीतिक रसूख के चलते। तो इन्हें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए? देखिए, आपको भयभीत होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है और चिंता की भी। देखिए, बात यह है, बहुत एप्लीकेशन पे पुलिस कार्रवाई करती भी है और बहुत एप्लीकेशन पे नहीं करती है। देखिए, उसके ऊपर फिर कोर्ट है, कोर्ट का काम है ये सुपरविजन करना कि क्या पुलिस ने कार्रवाई नहीं करके ठीक किया है। यदि गलत किया है तो मैं उसके न्यायालय ठीक करने के लिए बैठा है। तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है, आपके जिले के एसपी रहे होंगे या एसएसपी होंगे, उनको आप लिखित में शिकायत दें। ऑनलाइन तो कर सकते हैं, लेकिन लिखित में आप दें ये घटना हुई थी, मैंने इसकी जानकारी नजदीकी थानाध्यक्ष को दी है। और फिर यदि एसएसपी भी कार्रवाई नहीं करते हैं, देखिए प्रोसेस तो ये भी हो सकता है कि आप वहाँ के डीजीपी को लिखें या वहाँ के डीआईजी को लिखें, अपने आईजी को लिखें, और जब भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप माननीय न्यायालय में जाएंगे। 156(3) में कंप्लेंट दाखिल होती है माननीय न्यायालय के सामने, वहाँ पे वो समुचित कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। यदि आप उनको कन्विंस कर पाते हैं कि ये इस प्रकार की घटना हुई है और वह कानून के हिसाब से संज्ञान लेने वाली धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश वो माननीय दे सकता है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं विजेंद्र जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अगले दर्शक झारखंड से सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए सुजीत जी। पहले शायद संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक मेरठ से जन्म सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए सिंह साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं ऐसा था, मेरा सिविल कोर्ट का मामला था जी। जी जी। और मैं उसमें सिविल में जीत गया बिजली हाईवे डिपार्टमेंट से। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया, वहां भी मैं जीत गया। तो फिर आगे यहाँ एसएलपी में उन्होंने केस लगाया इसमें सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर जो है जानबूझ के मेरा केस डिसमिस कर दिया। मैं दोनों जगह से नीचे से जीत का आया, सिविल मामला। वजह क्या बताएगी, वजह आपको क्या बताएगी? बिना वजह कोई वो उसमें वो नहीं था। और हमने सब प्रूफ किया हुआ था, लेकिन बस वो फेवर ले लिया जो है डिपार्टमेंट का। जी जी शर्मा जी। हाँ जी। देखिए, आप एसएलपी की बात कर रहे हैं। देखिए, अब इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि माननीय न्यायालय ने ये डिसमिस कर दिया है तो आपके खिलाफ ही कर दिया है। देखिए, उसमें बाकायदा सुनवाई भी हुई होगी, एप्रिसिएशन उन्होंने किया होगा, उन्होंने बहस कायदे से सुनी होगी। तो अधिक से अधिक उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि रिव्यू इसके बाद जाती है कि माननीय न्यायालय को ये आप कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए इसमें सुनने की संभावना और रह गई है, तो हमारी रिव्यू पिटीशन आप एसएलपी के बाद जा सकते हैं। देखिए, यदि आपकी वो एडमिशन हो गई होती तो ऑटोमेटिकली वो सिविल अपील में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन आपको नोटिस करने से पहले ही खारिज हो गई है, या आप कह रहे हैं कि सुनने के बाद खारिज कर दिया है, तो आप रिव्यू की एक रेमेडी आपके पास है। रिव्यू का एक लंबा थोड़ा सा प्रोसेस होता है, उसको आप कर सकते हैं, रिव्यू में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, यानी कि रिव्यू का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, एक रास्ता आपके पास वो है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा इस परेड पे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये भ्रांति बिल्कुल भी ना पाली जाए। देखिए, जहाँ पे ऑन द स्पॉट पे अभियुक्त पकड़ा जाता है, वहाँ पे यदि ये शिनाख्त नहीं भी कराएंगे तो भी वो ट्रायल के लिए घातक साबित नहीं होगी। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में है जहाँ पर अभियुक्त की जो आइडेंटिफिकेशन है या शिनाख्त है वो डिस्प्यूट के दायरे में आती है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, जब दोनों अभियुक्त और गवाह जो उसके खिलाफ गवाही दे रहा है यदि आपस में जानते हैं, उस परिस्थिति में भी आइडेंटिफिकेशन या शिनाख्त करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई ये कह सकता है देखो जी मुझे जानता है और मेरा नाम जानबूझ के ले रहा है या मुझे जानबूझ के फंसा रहा है। तीसरा मैं आपको बता दूं, 2018 का जजमेंट है, उसमें ये कहते हैं कि एक रेप का एलिगेशन वगैरह था। जी जी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं उस आदमी को तो नहीं जानती जिसने मेरे साथ ये वारदात की है, लेकिन मैं उसकी आवाज को पहचान सकती हूँ। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया, देखिए केवल और केवल आवाज के आधार पर ही ये तय करना कि ये उसी अमुक व्यक्ति की आवाज है जिसने रेप किया है या इस प्रकार के एलिगेशन उसके अगेंस्ट हैं, ये ट्रायल के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और अंतिम बात मैं ये कह दूं, ये जो आइडेंटिफिकेशन जो परेड होती है, ये केवल और केवल
ट्रायल को एक दिशा प्रदान करने में मदद प्रदान करती है। चलिए, इसका बिल्कुल। मेरिट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए बिल्कुल, महाराष्ट्र से अगले दर्शक सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए सुरेश जी। हाँ सर, ऐसा है, मुझे लगती है उसकी शादी को 7 साल हो गए हैं, जी लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको बाहर निकाला है और इसको पता कि उसके ऑफिस से लोन लेके उसके नाम पे उसकी कार भी लेकर वो गायब है, काम नहीं दे रहे ऑफिस। सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक इंस्टॉलमेंट- ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है। एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। कुछ हिस्सा तो हाँ। समझ में आया कि आपने बताया कि आपकी बेटी का विवाह शायद 5 साल पहले हुआ था। इसके आगे बात हाँ। पूरी कीजिए। हाँ, वो लड़की को 6 महीना पहले उसने बाहर निकाला घर से, मतलब, जी जी। और वो दूसरी जगह पे रहने को गया है। हाँ, हाँ। और उसके नाम पे कार लिया था, वो सर्विस में है ना लड़की, तो उसके नाम पे कार लिया था उसने। और हफ्ते जो इंस्टॉलमेंट लड़की को देना पड़ रहा है और वो कार लेके गायब है, हाँ हाँ, कार नहीं दे रहा है वो ऑफिस। चलिए, बोलता है, नहीं मेरे पास। बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका सवाल समझ में आ गया। मंजूषा कपिल जी, क्या इनके पास विकल्प बचता है? इनका ये कहना है कि 5 वर्ष पहले इनकी बेटी का विवाह हुआ था, लेकिन पिछले 6 महीने पहले इनकी बेटी को ससुराल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन इनकी उसी बेटी के नाम पर कार फाइनेंस करवाई गई थी और अब उसकी पेमेंट के लिए, उसकी किस्त जमा करने के लिए उनकी बेटी के पास लगातार नोटिस पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे इनको राहत मिल सकती है? देखिए, इनका कहना है बेटी के इन्होंने शादी में गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी फाइनेंस हुई थी बेटी के नाम पे और उसकी इंस्टॉलमेंट सब जमा करनी है और इनके पास नोटिस आ रही है, लेकिन ससुराल से उसको बाहर निकाल दिया गया है। हाँ हाँ। अब अगर आपके बेटी के ससुराल वालों के बीच में और आपकी बेटी के बीच में कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, गोइंग ऑन है, जी। तो पहले तो आपको उन लिटिगेशंस के बारे में कोर्ट के सामने ये बात तो लानी ही पड़ेगी कि शादी में आपने उसको गिफ्ट में, एज अ गिफ्ट या जो भी आप कहना चाहें, कि मैंने गाड़ी दी थी, या बता सकते हैं कि भाई उन लोगों ने दहेज की डिमांड की थी तो जिसमें मैंने गाड़ी दी थी उसकी ये इंस्टॉलमेंट्स अब मुझे आ रही है। चूंकि गाड़ी आपके नाम से फाइनेंस है, आपने किसी को कुछ भी दिया हो, लेकिन चूंकि आपके नाम से फाइनेंस है तो लायबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि जिस कंपनी ने आपको फाइनेंस किया है उसको ये सरोकार नहीं होता कि आप किसको गिफ्ट कर रहे हैं। वो आपको जानती है, आपके स्टेटस पे, आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे सारी इंक्वायरी करके वो आपको देती है। चीज उसने दी तो उसने जो कीमत आपको दी है उसकी कीमत वो इंस्टॉलमेंट में ले रही है, वो अदा करने का आपका दायित्व है। लेकिन आप कोर्ट के सामने ये चीज जो लाना चाहेंगे तो इसमें आप ये चाहिए कि आपको इंस्टॉलमेंट ना देके उसके ससुराल वालों को देनी पड़े, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें किसी भी तरह का आपको कानूनी रिलीफ इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वो चीज आपने ली है, आपने वहां से उठाई है, आपके सिग्नेचर्स हैं, आपको डिलीवर की गई है, ना कि ये कि अगर मैंने गाड़ी आपने नाम से ली है, वहां पे दिया है और अगर नहीं होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये आप सोचिए कि कानून से आपको कोई ऐसी रिलीफ मिल जाए कि आपको इंस्टॉलमेंट ना देनी पड़े और ससुराल वालों को देनी पड़े, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी बेटी से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन से गोइंग ऑन हो रहे हैं उसमें अगर आपके साथ में किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट होता है तो आप उनके ससुराल वालों से बात कह सकते हैं कि गाड़ी चूंकि आपके यहाँ है, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे और गाड़ी अगर आप बेटी की ससुराल में है तो वहां से रिकवर कर लेंगे वो लोग, गाड़ी को वहां से उठा लेंगे। तो एक रास्ता ये भी कि आप दे दीजिए कि भाई मैंने ऐसा दिया था लेकिन गाड़ी वहां पे हम आगे देने किस्त देने के सामर्थ्य में नहीं है, आप अपनी गाड़ी वापस ले सकते हैं। ठीक, शर्मा जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? और साथ ही अगर ये मान लीजिए कि जैसे शादी के समय गाड़ी फाइनेंस कराकर नहीं दी गई थी, अगर हाल फिलहाल में मान लीजिए कि अगर गाड़ी फाइनेंस कराई गई है उनकी बेटी के नाम पर, अपनी बहू के नाम पर, तो क्या कुछ विकल्प बन सकता है? देखिए, बहुत ही मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो जिसने लोन लिया है लायबिलिटी उसकी होती है। अब आप कह रहे हैं कि ससुराल में गाड़ी है, आपके नाम से फाइनेंस वगैरह हुई थी, नाम भी आपका है, ऑब्वियसली वो आपसे रिकवर करेंगे। लेकिन एक काम इसमें हो सकता है, क्योंकि जब व्हीकल आपके नाम है, जब किस्तें आपको देनी है तो कोर्ट में जाकर के आप एक मुकदमा दायर कर दें मैंडेटरी इंजंक्शन का कि भैया ऐसा है कि वो जो गाड़ी है वो गाड़ी को हमें दे दें। जब गाड़ी की किस्तें हमें देनी है तो गाड़ी को हमें दे दें, हमारे पोजीशन में गाड़ी चाहिए। दूसरा, यदि बैंक वाले या जिससे भी आपने लोन लिया है वो आपकी गाड़ी को उठाने का या रिपोजेस करने का ऑर्डर लेके आते हैं तो बैंक से पेमेंट करके आप गाड़ी छुड़ा सकते हैं। इतनी रेमेडी आपके पास है। लोन लिया देना तो पड़ेगा, लेकिन गाड़ी का पोजीशन आप ले सकते हैं। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सुरेश जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। सत्यजीत जी अगले दर्शक हमारे साथ प्रयागराज से हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए सत्यजीत जी। सबको सर पहले मैं नमस्ते करना चाहूंगा। नमस्कार।
जी सर, मेरी समस्या ये है कि मेरे विरुद्ध कुछ विपक्षियों ने झूठा मुकदमा 156(3) से दर्ज करा दिया है। जी जी जी। और उसमें 354B पॉस्को एक्ट भी लगा है। और सर, जो मेरे विवेचक महोदय हैं उनका कहना है 7 तो लग जाएगा, पर 164 का बयान होना अनिवार्य है। हाँ। और अगर 164 का बयान हुआ तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि 164 का बयान 156(3) का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 164 का बयान अनिवार्य है, और अनिवार्य है तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है सर? चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। उसको झूठ साबित करने के लिए मंजूषा कपिल जी, ठीक, आपका सवाल आ गया। मंजूषा कपिल जी क्या जवाब देंगे? देखिए, 156(3) से एप्लीकेशन गई कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी में कि मेरे जिस विक्टिम की बात कर रहे हैं कि ऐसी वारदात हुई, 354 है, मतलब किसी महिला या किसी के साथ कोई छेड़छाड़ वाली बात है। अब 164 की स्टेटमेंट की बात आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, घटना जिस विक्टिम जो भी है उसके स्टेटमेंट लेगी, वो पुलिस ने स्टेटमेंट ले लिए। अब जो भी स्टेटमेंट आए, लेकिन पुलिस का ये कहना कि 164 के बयान होंगे इसलिए आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये चीज ठीक नहीं है। जो 164 सीआरपीसी के बयान है वो ये है, जो विक्टिम है जिसके साथ घटना हुई है, जिसने घटना जिसके साथ कारित हुई है, वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। वो खुद को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा, वहां पे मजिस्ट्रेट उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अगर ये बात आती, चूंकि पॉक्सो भी आप कहने लगा है, मीन्स माइनर है, जिसके साथ ये घटना हुई विक्टिम माइनर है। अगर 354 के साथ में आता है कि भाई आपने उसके साथ छेड़छाड़ की है, विक्टिम ने अगर स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा दिया है, तो चूंकि 354 में सजा आपकी ऐसी नहीं है, इतने साल की सजा नहीं कि आपकी तुरंत अरेस्टिंग हो, लेकिन पॉक्सो है। पॉक्सो के अकॉर्डिंग अगर, लेकिन पॉक्सो भी देखा जाएगा कि उसकी एज माइनर, जो मान लीजिए पेरेंट्स ने या जो इन्फॉर्मेट है उसने लिख के दी इसकी 15 साल है, 14 साल है, 13 साल है, जो भी है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है कि उसके एज के रिगार्डिंग, अगर वो पढ़ लिख रहा है बच्चा, जो विक्टिम है वो पढ़ लिख रहा है, तो उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लें और उनसे देखें क्या इसकी एज ये माइनर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज आएगी कि जो विक्टिम है उसकी एज कितनी है। अगर माइनर है और आपके खिलाफ उसने बयान दिया है, या मतलब खिलाफ मीन्स ये कि उसने जो कहा है कि घटना उसके साथ कारित हुई, जो उसके साथ काम हुआ या जो उसके साथ किया गया वो कानूनन अपराध है और वो माइनर है, तो अरेस्टिंग के चांसेस हैं। लेकिन ये सिर्फ कहना कि अगर 164 के बयान हुए तो आपकी अरेस्टिंग होगी, ये चीज ऐसा नहीं होता। मान लीजिए 164 के बयान हुए, उसमें विक्टिम ने कह दिया कि नहीं मेरे साथ घटना इस हद तक है, इसके आगे कुछ नहीं है, या मजिस्ट्रेट के सामने आ गया कि वो माइनर नहीं है, माइनर अगर नहीं है तो पॉक्सो नहीं आएगा, तो फिर अरेस्टिंग के चांसेस नहीं होते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो सत्यजीत जी का सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद तो होता है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा इंसाफ से कहीं ना कहीं दूर रह जाता है। और इस अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।